नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार जैन, प्रवक्ता जेबी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, आज आपको कक्षा 9 वाणिज्य में प्रारंभिक लेखे की सहायक पुस्तकें और मेनली रोकड़ पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इन पुस्तकों के बनाने के क्या उद्देश्य हैं, इसकी प्रथम पुस्तक कैश बुक बनाने का क्या तरीका है, उसके क्या नियम हैं और उसको व्यावहारिक रूप से कैसे बनाएंगे। बच्चों, उससे पहले आप जानते हैं, आपने लेन देनों का दोहरा लेखा किया हुआ है। व्यक्तिगत वास्तविक और अवास्तविक खातों के बारे में आप जानते हैं। रोजनामचा और खाता बही में खतौनी आपने की हुई है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें सामान्यतः व्यापारी जितने भी व्यापार में लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों को रोजनामचे में लिखता है, जर्नल में लिखता है। लेकिन जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ता जाता है वो लेन देन भी बढ़ते जाते हैं और जब बहुत अधिक लेन देन हो जाते हैं तो उन अधिक लेन देनों को रोजनामचे के माध्यम से लिखकर खाते बनाना कठिन हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है। बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकृति के होते हैं। नकद माल खरीदना या नकद लेन देन होना, माल खरीदना, माल बेचना, माल वापस आना, माल वापस करना, प्राप्य विपत्र आना, देय विपत्र देना। तो इस प्रकार एक जैसे लेन देनों को इकट्ठा करने के लिए कुछ बहियां अलग अलग बना दी जाती हैं। उन बहियों को प्रारंभिक लेखे की बहियां या प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहते हैं। इन्हें हम सहायक बहियां भी कहते हैं। अब प्रमुख सहायक बहियां कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली सहायक बही है रोकड़ बही, कैश बुक, जिसका हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। कैश बुक 4 प्रकार की होती है। 1 खाने वाली रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। इसकी डिटेल्ड स्टडी हम आगे करेंगे। कैश बुक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी नकद लेन देन होते हैं, जिनसे कैश आता है, जिनसे कैश जाता है, उसका लेखा रोकड़ बही में करते हैं। अगली बही है क्रय बही, परचेज बुक। उधार माल जितना खरीदा, माल के बारे में बता रहा हूं, उधार माल जितना खरीदा उसका लेखा क्रय बही में करते हैं। अगला है विक्रय बही, जितना भी उधार माल बेचा गया उसका लेखा विक्रय बही में किया जाता है। अगला है क्रय वापसी बही, जो भी माल हम उधार खरीदेंगे उसको हम वापस करेंगे तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाएगा। अगला है विक्रय वापसी बही, जितना भी हम उधार माल बेचेंगे और वो बिका हुआ माल में से कुछ माल वापस आएगा उसका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाता है। प्राप्य विपत्र बही, जितने भी बिलों पर हम स्वीकृति प्राप्त करते हैं उन बिलों का लेखा प्राप्य विपत्र बही में किया जाता है। नेक्स्ट है देय विपत्र बही, बिल्स पेबल बुक, जितने भी बिलों पर हम लोग स्वीकृति देते हैं उनका लेखा देय विपत्र बही में किया जाएगा। और मुख्य रोजनामचा, कोई भी लेन देन जो इन किसी बही में नहीं आएगा उसका लेखा मुख्य रोजनामचे में किया जाएगा। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का महत्व, उपयोगिता या लाभ, चाहे महत्व पूछें, उपयोगिता पूछें, लाभ पूछें, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। इसका पहला लाभ है कार्य का बंटवारा। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें बनाने से कार्य बंट जाता है। जो कार्य पहले एक व्यक्ति कर रहा था वो कार्य अब कई लोग मिलकर कर सकते हैं। परचेज बुक किसी को दे दी, सेल्स बुक किसी को दे दी, वो कार्य बंट जाता है, कार्य आसान हो जाता है। दूसरा इसका लाभ है व्यवसाय की विस्तृत जानकारी एक स्थान पर प्राप्त होना। एक व्यवसाय के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो, कुल कितना रोकड़ी लेन देन हुआ, कितना कैश बच रहा है, कुल कितना उधार खरीदा, कुल कितना उधार बेचा, हम इन पुस्तकों को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। खतौनी करने में सुविधा, खतौनी की एंट्री कम हो जाती है। जैसे सेल्स बुक को ले लें, विक्रय बही को ले लें, एक दिन में 10 बार माल बेचा, विक्रय बही में हमने 10 बार एंट्री कर दी, लेकिन इसका टोटल विक्रय खाते में कर देंगे एक बार में, तो एंट्री कम हो जाती है और खतौनी आसान हो जाती है।
अंकेक्षण कार्य में सुविधा, अंकेक्षण खातों को जांचने में, खातों को चेक करने में, जो भी व्यक्ति हमारे खाते चेक करेगा, अलग अलग बहियों को अलग अलग वाउचर से चेक करना आसान हो जाता है। सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त, व्यवसाय का आकार छोटा है, व्यवसाय का आकार बड़ा है, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें आसान रहती हैं। कार्य में निपुणता, कार्य में निपुणता आ जाती है। इसका रीजन क्या है? उदाहरण के लिए हम एक व्यक्ति को सेल्स बुक लिखने को देते हैं, तो वो सेल्स बुक की एंट्री एक बार उसे समझा दी जाती है, वो सेल्स बुक की एंट्री करता रहता है, तो वो एक ही कार्य को जब लगातार करता है तो वो उस कार्य को करने में निपुण हो जाता है। आंतरिक नियंत्रण में सहायक, एक व्यापारी अगर सभी एंट्री इकट्ठी हैं रोजनामचे के माध्यम से, तो एक व्यापारी उन रोजनामचे की एंट्रीज को देखकर व्यापार को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर अलग अलग बहियां हैं तो जब चाहे जिस भी वस्तु के, जिस भी विषय के बारे में जानकारी चाहे, क्रय के बारे में, विक्रय के बारे में, रोकड़ के बारे में, तो वो एकदम जानकारी हासिल कर सकता है। इससे व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। और बहियों को लाने ले जाने में सुविधा, किसी भी बही को किसी भी कार्य करने के लिए कहीं भी इधर से उधर स्थान पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि सभी चीज़ों की अलग अलग बहियां होती हैं। अब बात करते हैं रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक की। रोकड़ बही क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जितना भी कैश आता है, जितना भी कैश जाता है, उस कैश के आने जाने का लेखा जिस बही में किया जाता है वो रोकड़ बही होती है। कैसा भी लेन देन हो, कैसा भी लेन देन हो, व्यक्तिगत लेन देन हो, वास्तविक लेन देन हो, लेकिन अगर कैश आ रहा है और कैश जा रहा है तो उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ बही की खास बात क्या है कि रोकड़ बही है तो बही, लेकिन ये खाते का भी काम करती है। रोकड़ बही बनाने के बाद अलग से खाता बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसका शेष भी रोकड़ खाते की तरह ही निकाला जाता है। रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है? रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है। साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही। नंबर 2 खाने वाली रोकड़ बही। इन दोनों रोकड़ बहियों का अध्ययन हम इस भाग में कर रहे हैं। इसके बाद 3 खाने वाली रोकड़ बही और लघु या खुदरा रोकड़ बही, इसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही, एक खाना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 पक्ष होते हैं, एक ऋणी पक्ष और ये धनी पक्ष। इसके ऋणी पक्ष और धनी पक्ष में धनराशि लिखने का एक एक खाना होता है, इसलिए इसे एक खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। इसका प्रारूप समझ लीजिए, पहले दिनांक, फिर विवरण, फिर प्रमाणक संख्या, खाता प्रश्न संख्या, धनराशि, ये ऋणी वाली धनराशि है। फिर दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रश्न संख्या, धनराशि, ये धनी वाली धनराशि है। अब इसे प्रविष्टि करने की विधि क्या है? बिल्कुल सिंपल विधि है, बिल्कुल आसान विधि है। जैसे ये रोकड़ बही है, ये इसका ऋणी पक्ष है यहाँ तक का और यहाँ तक का ये धनी पक्ष है। हमारे पास रोकड़ बही का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हमें क्या देखना है? रोकड़ आई या रोकड़ गई, कैश आया या कैश गया। अगर कैश आया तो इसका पक्ष, इसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा। कैश आया तो ऋणी पक्ष में, कैश गया तो धनी पक्ष में। इसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। आया तो ऋणी पक्ष में, गया तो धनी पक्ष में। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, जिससे कैश आया उसका नाम लिखेंगे, और वाउचर नंबर, ये प्रमाणक संख्या, खाता प्रश्न संख्या, ये व्यवहारिक अकाउंट्स में काम आते हैं, आपके काम नहीं आएंगे। और धनराशि में धनराशि लिख देंगे। जैसे कैश गया, दिनांक लिखेंगे, किस खाते में गया उसका नाम लिखेंगे, और धनराशि में धनराशि लिख देंगे। खास बात क्या है कि यदि रोकड़ पुस्तक में पुराना शेष दिया हुआ है, पिछले महीने का जो शेष दिया हुआ है, उस महीने का शेष लिखना हो तो दिनांक लिखेंगे और यहां लिखेंगे विवरण वाले खाने में शेष नीचे लाए, और धनराशि वाले खाने में धनराशि लिख देंगे। अब उदाहरण ए के माध्यम से मैं आपको साधारण रोकड़ बही या एक खाने वाली रोकड़ बही, इसका व्यवहारिक क्वेश्चन बता रहा हूं। ये देखिए, इसके अंदर 2020 अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक लेन देन लिखे हुए हैं। व्यापार प्रारंभ किया, नकद माल खरीदा, नकद माल बेचा, ये सभी लेन देन है, और ये धनराशि लिखी हुई है। इनको रोकड़ बही में कैसे लिखेंगे? अब सबसे पहले देखिए, व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार में 10,000 रुपये कैश आया। कैश आने का मतलब है ऋणी पक्ष में एंट्री करना।
हमने लिखा पूंजी खाते का, क्योंकि पैसा किससे आया, व्यापारी से आया, व्यापारी का खाता पूंजी खाता। अप्रैल 2020 अप्रैल 1 पूंजी खाते का 10,000 रुपये, समझ गए। अब दूसरा है नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदने में क्या देखना है, माल खरीदा, माल तो आया लेकिन पैसा गया। हम बात कर रहे हैं रोकड़ बही की। रोकड़ बही में केवल एक ही चीज देखनी है, पैसा आया या पैसा गया। तो नकद माल खरीदने में पैसा 5,000 रुपये गया। गया का मतलब धनी पक्ष में इसका लेखा करेंगे। अप्रैल 5 क्रय खाते से धनराशि में 5,000 रुपये। अप्रैल 7 नकद माल बेचा 3,000 रुपये। नकद माल बेचा, पैसा आया, पैसा आया तो उसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा। अप्रैल 7 विक्रय खाते का 3,000 रुपये, समझ में आ गया। अगला है फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदने में पैसा जा रहा है 1,000 रुपये। अप्रैल 10 फर्नीचर खरीदा 1,000 रुपये, धनी पक्ष में लिखा कर दिया। अप्रैल 10 फर्नीचर खाते से 1,000 रुपये। अब अगली एंट्री है अप्रैल 14 की, राकेश से माल खरीदा 5,000 रुपये। राकेश से माल खरीदा, इसमें चूंकि राकेश का नाम है, यह उधार खरीदा है। उधार खरीदने में ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, इसलिए इसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं होगा। अगला है मजदूरी दी अप्रैल 15 100 रुपये। मजदूरी दी 100 रुपये, पैसा जा रहा है, इसका लेखा रोकड़ बही के धनी पक्ष में किया जाएगा। अप्रैल 15 मजदूरी खाते से 100 रुपये, ठीक है। अगला है 16 तारीख में सुनील को माल बेचा 3700 रुपये। सुनील को माल बेचा, यह भी उधार विक्रय है, ना इसमें पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, इसकी एंट्री, इसका लेखा भी रोकड़ बही में नहीं होगा। अगला है आदित्य से प्राप्त किए 2,000 रुपये। ये पैसा आया, आदित्य से प्राप्त किए, पैसा आया, इसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा। अप्रैल 17 आदित्य का 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 20 में नकद माल खरीदा 3,000 रुपये। नकद माल खरीदा, माल आया और पैसा गया। पैसा गया तो इसके लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा। 20 तारीख में क्रय खाते से 3,000 रुपये। इसके बाद 24 तारीख में राकेश को रोकड़ दी 2,500 रुपये। राकेश को रोकड़ दी, पैसा गया तो लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा। 24 तारीख में राकेश से 2,500 रुपये। अगला है नकद माल बेचा। नकद माल बेचा, माल बिका, माल गया और कैश आया। आने वाले कैश का लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा। 25 तारीख में विक्रय खाते का 4,000 रुपये। उसके बाद 28 तारीख में वेतन दिया 400 रुपये। वेतन दिया, सैलरी दी, पैसा गया, इसका लेखा धनी पक्ष में होगा। 28 तारीख में वेतन खाते से 400 रुपये। उसके बाद 30 तारीख में किराया दिया, सेम ऐसे ही इसमें भी पैसा गया, इसका लेखा धनी पक्ष में होगा। 30 तारीख में किराया खाते से 200 रुपये। इस प्रकार कैश आने का लेखा हमने ऋणी पक्ष में किया, कैश के जाने का लेखा हमने धनी पक्ष में किया। अब इसका हम शेष निकालेंगे। हमने ऋणी पक्ष का टोटल कर दिया, ये टोटल आया 19,000, और धनी पक्ष का ये टोटल कर दिया यहाँ तक का। ऋणी पक्ष के टोटल में से धनी पक्ष का टोटल घटाया तो शेष आया 6800 रुपये। 6800 रुपये शेष लिखा। जिस प्रकार आपने खाता बही में शेष निकालने सीखे हैं उसी प्रकार हमने शेष निकाला और टोटल दोनों साइड का 19,000 कर दिया। टोटल हमेशा ध्यान रखना, टोटल की नीचे वाली लाइन डबल लाइन से बंद करनी है। नंबर 2, टोटल आमने सामने की लाइन में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ये 6800 रुपये शेष, ये ऋणी शेष है, क्योंकि ऋणी पक्ष ज्यादा था, धनी पक्ष कम था, ये ऋणी शेष है। तो अगले महीने मई 1, क्योंकि अप्रैल का महीना था, मई 1 में शेष नीचे लाए ये 6800 रुपये लिखकर छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी ये साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही तैयार हो गई। अब बात आती है खतौनी की, कि हमें ये जितने भी खाते हैं ये सभी खाते खोलने हैं। खतौनी करना बिल्कुल आसान है। मैं खतौनी का यहीं से पहले बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपको 2 खाते बताऊंगा।
देखिए ये जितने भी खाते हैं, पूंजी खाता, विक्रय खाता, आदित्य का विक्रय खाता, इन सभी खातों के, चूंकि ये खाते यहाँ ऋणी पक्ष में लिखे हुए हैं, इन सभी खातों के धनी पक्ष में खतौनी की जाएगी। और धनी पक्ष में सब में लिखा जाएगा रोकड़ खाते से। जैसे पूंजी खाते हैं तो पूंजी खाते में लिखेंगे रोकड़ खाते से 10,000 रुपये, विक्रय खाते के धनी पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते से 3,000 रुपये, आदित्य के धनी पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते से 2,000 रुपये, विक्रय खाते के धनी पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते से 4,000 रुपये। उसी प्रकार ये जो धनी पक्ष के खाते हैं इनके अंदर खतौनी ऋणी पक्ष में की जाएगी। जैसे क्रय खाता है, क्रय खाता धनी पक्ष में 5,000 रुपये है तो क्रय खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते का 5,000 रुपये, फर्नीचर खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते का 1,000 रुपये। अब देखिए ये दो खातों की खतौनी मैंने इसके अंदर करके बताई। पूंजी खाता वहां पर ऋणी में लिखा हुआ था, पूंजी खाते का हमने लिख दिया रोकड़ खाते से 10,000 रुपये अप्रैल 1। क्रय खाता उसके अंदर धनी पक्ष में लिखा हुआ था, क्रय खाते के ऋणी पक्ष में खतौनी कर दी, रोकड़ खाते का अप्रैल 5 5,000 रुपये। इस प्रकार सभी खातों की आपको खतौनी कर ली जाएगी और इससे पहले आपने लेजर पोस्टिंग करना सीखा भी है। बच्चों अब बात आती है दो खाने वाली रोकड़ बही की। रोकड़ बही के दो खाने किस लिए बनते हैं? क्योंकि इसके अंदर दोनों पक्षों में एक खाना रोकड़ का होता है और एक खाना छूट का होता है। तो रोकड़ के साथ साथ जब छूट का खाना बन जाता है तो ये दो खाने वाली रोकड़ बही बन जाती है। इसके ऋणी पक्ष में भी और धनी पक्ष में भी रोकड़ और छूट के दो खाने होते हैं, इसीलिए इसे दो खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। इसका ये जो नमूना है, नमूना समझिए। सबसे पहले दिनांक या डेट लिखा जाएगा, विवरण किससे पैसा आया, नियम वही है कि पैसा आया ऋणी पक्ष में, पैसा गया धनी पक्ष में। दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रसंख्या, छूट और रोकड़। ऐसी धनी पक्ष में दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रसंख्या, छूट और रोकड़। इसमें नियम बिल्कुल सेम है। पैसा आया ऋणी पक्ष में, पैसा गया धनी पक्ष में। समस्त रोकड़ प्राप्तियां और दी जाने वाली छूट का लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा। जब पैसा आएगा उसको ऋणी में लिखेंगे, जब पैसा आएगा तो हम छूट देंगे, तो छूट का लेखा छूट वाले खाने में किया जाएगा। देखिए पैसा आया, रमेश से रुपए मिले तो हम दिनांक में डेट डालेंगे, विवरण में रमेश का, रुपए में रुपए लिख देंगे। अब रमेश से 3,000 के बदले 2,900 रुपये मिले, 100 रुपये छूट दी, तो कैश में 2,900 रुपये और 100 रुपये छूट में, इस तरह से इसमें लिखा किया जाएगा। समस्त रोकड़ भुगतान एवं प्राप्त छूट का लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा। पैसा जा रहा है तो उसका लेखा धनी पक्ष में, जब पैसा जाएगा तो छूट मिलेगी तो पैसा जाने का लेखा और मिली हुई छूट का लेखा धनी पक्ष में किया जाता है। अब ध्यान क्या रखना है कि समस्त लेखे करने के बाद बात आती है शेष निकालने की। तो ध्यान रखना कि छूट खाते का शेष नहीं निकाला जाएगा। ऋणी पक्ष के छूट खाते का टोटल अलग कर लो, धनी पक्ष के छूट खाते का टोटल अलग कर लो। दोनों का टोटल एज इट इज होना है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसका शेष नहीं निकलेगा। और रोकड़ वाले खाने का टोटल एज इट इज निकलेगा, जैसे हमने एक खाने वाली रोकड़ बही में सीखा है। अब ये क्वेश्चन के माध्यम से मैसर शीतलनाथ ट्रेडर्स के यहाँ निम्नांकित लेन देनों से दो खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए एवं खाता बही में खतौनी कीजिए। अब ये दो खाने वाली रोकड़ बही के लेन देन है, इसको मैं एक एक लेन देन पढ़ रहा हूँ और एक एक लेन देन से खाता बही में खतौनी खाता बही तैयार कर रहा हूँ। ये शीतलनाथ ट्रेडर्स की दो खाने वाली रोकड़ बही, ये खाने कीजिए दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रसंख्या, छूट और रोकड़। ऐसी धनी पक्ष में दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रसंख्या, छूट और रोकड़। अब देखिए सबसे पहले रोकड़ शेष है 5,000 रुपये। जून 1 यहां लिख दिया, जून 1 2020, सन एक ही बार लिखना है। 2020 जून 1 शेष नीचे लाए 5,000 रुपये, ये रोकड़ शेष है। उसके बाद देखिए जून 5 में नकद माल खरीदा, फिर वही चीज सोचेंगे, नकद माल खरीदा, माल आया लेकिन पैसा गया, पैसा गया तो उसका लिखा कहां होगा, धनी पक्ष में होगा। नकद माल खरीदा जून 5 में क्रय खाते से 2,500 रुपये। अगला है बैंक में जमा कराए, पैसा गया, बैंक में पैसा गया तो पैसे जाने की एंट्री धनी पक्ष में की जाएगी। जून 8 बैंक खाते से 2,000 रुपये। उसके बाद है अभिजीत से रोकड़ प्राप्त की, पैसा हमारे पास आया, अभिजीत से पैसा आया 4,510 रुपये और उन्हें छूट दी 90 रुपये, तो इसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा।
जून 12 अभिजीत का रोकड़ में 4510 और छूट में 90 रुपये। ब्याज मिला 15 तारीख में, पैसा आया 400 रुपये। ब्याज मिला, पैसा आया, ऋणी पक्ष में एंट्री होगी जून 15 ब्याज खाते का 400 रुपये। मयंक से प्राप्त हुए, इससे पहले एक एंट्री रहेगी जून 18 राजा जी को भुगतान दिया 2450 रुपये, उससे छूट मिली 50 रुपये। भुगतान दिया, पैसा गया, जाने वाले रकम का लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा जून 18 राजा जी से 2450 और छूट खाते में 50 रुपये। उसके बाद है मयंक से प्राप्त हुए 980, उसे छूट दी 20 रुपये 22 तारीख में, पैसा आया, इसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा जून 22 मयंक का रोकड़ में 980 रुपये, छूट में 20 रुपये। अब अगला है 23 तारीख में विनोद को उधार माल बेचा, विनोद को उधार माल बेचा। अब इसमें उधार शब्द भी लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो भी हम विनोद को माल बेचा इसे उधार ही मानते, और उधार में ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो इसका लेखा इस रोकड़ बही में नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है नकद माल बेचा 1000 रुपये। नकद माल बेचा, माल गया, पैसा आया, तो इसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा जून 24 विक्रय खाते का 1000 रुपये। उसके बाद है सचिन से उधार माल खरीदा, इसका लेखा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें उधार माल खरीदा, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। फिर 30 तारीख में वेतन दिया 600 रुपये, वेतन दिया, पैसा गया, इसका लेखा धनी पक्ष में होगा वेतन खाते से 600 रुपये। तो इस प्रकार हमने पैसे आने का लेखा इस रोकड़ बही के ऋणी पक्ष में किया, पैसा जाने का लेखा इस रोकड़ बही के धनी पक्ष में किया। अब सबसे पहले इसका शेष निकालना है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि छूट खाने का शेष नहीं निकलेगा, जो ऋणी शेष है वो ऋणी में लिखा जाएगा, जो ऋणी टोटल है वो ऋणी में लिखा जाएगा, और जो धनी टोटल है वो धनी में। अब इसका ऋणी का टोटल है 90 और 20 110, और इसका धनी का टोटल है 50, तो हमने एज इट इज लिख दिया 110 और 50। अब इसके ऋणी पक्ष का टोटल किया, ये इन सबको जोड़ा, इसका टोटल आ गया 11,890। इनके धनी पक्ष का चारों का टोटल किया और इस 11,890 में से इन चारों का टोटल घटा दिया तो शेष आ गया 4340 रुपये, 4340। इसके आगे ये महीने की आखिरी तारीख लिखनी है, जो भी महीना चल रहा है उसकी आखिरी तारीख लिखनी है जून 30, शेष नीचे ले गए 4340 और टोटल कर दिया। टोटल हमेशा आमने सामने होने चाहिए। अब ये 4340 रुपये अगले महीने की पहली तारीख जुलाई 1 में हमने उतार लिया, शेष नीचे लाए 4340। तो बच्चों इस प्रकार ये 2 खाने वाली रोकड़ बही हमने तैयार कर ली। अब बात आती है खतौनी की। खतौनी जैसे 1 खाने वाली रोकड़ बही में खतौनी बताई, ऐसे ही 2 खाने वाली रोकड़ बही में खतौनी होगी। इसके साथ अब खाना जुड़ गया छूट का, तो छूट खाते की खतौनी मैं आपको कैसे बता रहा हूं। इसके अंदर 2 एंट्री की खतौनी ले रहा हूं, अभिजीत का और इधर राजा जी का। तो देखिए अभिजीत यहां पर ऋणी पक्ष में है, अभिजीत रोकड़ बही के ऋणी पक्ष में है, तो अभिजीत के खाते में ये खतौनी धनी पक्ष में होगी और दोनों चीजों से होगी, रोकड़ खाते से 4510, छूट खाते से 90 रुपये। ये देखिए अभिजीत का खाता खोला जून 12, रोकड़ खाते से 4510, जून 12 छूट खाते से 90। अब लेते हैं राजा जी का। राजा जी से 2450 रुपये यहाँ धनी पक्ष में लिखे हुए हैं, 50 रुपये छूट में लिखे हुए हैं, तो इसकी लेजर पोस्टिंग राजा जी के ऋणी पक्ष में हो जाएगी। रोकड़ खाते का 2450 और छूट खाते का 50। इस प्रकार सभी खातों में पोस्टिंग हो जाती है। अब बात आती है छूट खाते में पोस्टिंग कैसे होगी। छूट खाते का ये ऋणी पक्ष का टोटल है 110, तो ये छूट खाते के ऋणी पक्ष में, छूट खाते के ऋणी पक्ष में 110 रुपये लिख देंगे विविध का रोकड़ पुस्तक के अनुसार, और छूट खाते के धनी पक्ष में 50 रुपये लिख देंगे विविध से 50 रुपये रोकड़ पुस्तक के अनुसार। तो इस प्रकार 2 खाने वाली रोकड़ बही की हमने खतौनी कर ली। अब अभ्यास हेतु प्रश्न, कुछ प्रश्न मैं बता रहा हूं, जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से क्या आशय है,
ऐसी सभी पुस्तकें जो रोज नामचे के ऑप्शन में रोज नामचे के बदले लिखी जाती हैं और अलग अलग भागों में विभक्त करके लिखी जाती हैं, ऐसी सभी पुस्तकें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। ये सहायक पुस्तकें भी कहलाती हैं। प्रारंभिक लेखे की प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखो, वो आपको मैंने नाम बताए। प्रमुख पुस्तक है रोकड़ पुस्तक, फिर क्रय पुस्तक, फिर विक्रय पुस्तक, फिर क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्य विपत्र पुस्तक, देय विपत्र पुस्तक और मुख्य रोजनामचा। इनके नाम लिखेंगे। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की उपयोगिता या लाभों का वर्णन करो। इसकी उपयोगिता मैंने आपको बताई हुई है। कार्य में सरलता होती है, कार्य करना आसान हो जाता है, कार्य का विभाजन हो जाता है, अंकेक्षण करने में सुविधा होती है, लाने ले जाने में आसानी रहती है, व्यापारिक नियंत्रण में सुविधा रहती है। साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही का अर्थ लिखिए एवं इसका नमूना बनाइए। ये आपको मैं समझा चुका हूं। दो खाने वाली रोकड़ बही का नमूना बनाइए। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें और जो भी आपके पास कॉमर्स की बुक है उस बुक से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और इसके बाद इसके अगले भाग में हम 3 खाने वाली रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।